नमस्कार दोस्तों, मैं ललित यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस चैंपियन अड्डा 24/7 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम अपनी राष्ट्रीय आय की तीसरी क्लास करने जा रहे हैं। जैसे पिछली क्लासें थी उनके बारे में हमने अच्छे से चीज़ों को जाना था। आज हम नेक्स्ट क्लास में और जो टॉपिक हमारे बचे हैं उनको कवर करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने जीडीपी के बारे में जाना था। जीडीपी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को हमने जाना था, यानी कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, जीडीपी कैसे निकाली जाती है, जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी कितने प्रकार की होती है, जीडीपी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। इन सारी बातों को हमने अच्छे से जान लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है एनडीपी। क्या? एनडीपी। तो अब हम एनडीपी को शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। हम थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, ठीक है। अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं एनडीपी। एनडीपी क्या होता है? एनडीपी की बात करूं मैं तो इसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम हिंदी में शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या? शुद्ध, यानी कि नेट से ही समझ में आ रहा होगा। नेट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। शुद्ध घरेलू उत्पाद के नाम से इसको हम हिंदी में जानते हैं, ठीक है। शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब सर ये होता क्या है? एनडीपी होता क्या है? तो एनडीपी की बात करें तो जो जीडीपी थी हमारी, वो जीडीपी क्या थी? यानी कि एक देश की सीमा के भीतर, एक देश की राष्ट्रीय सीमा के भीतर जो भी वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन हुआ था वो जीडीपी कहलाती थी, ठीक है। जीडीपी में हमने ये पढ़ा था, यानी कि देश की सीमा के भीतर, देश की आर्थिक सीमा के भीतर। एक बार मैप बनाऊं, एक बार मैप बनाता हूं, यानी कि देश की आर्थिक सीमा की मैंने बात की थी, ठीक है। ये मान लो भारत का मैप है, ये इंडिया है। तो जो इसकी आर्थिक सीमा थी, कहां थी? समुद्र के 200 नॉटिकल तक। 200 नॉटिकल तक समुद्र में जो भी वस्तु एवं सेवाएं थी वो सारी जीडीपी में काउंट होती थी। देश की आर्थिक सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता था वो जीडीपी की बताया था मैंने आपको। तो जो जीडीपी होती है, उस जीडीपी में से जब मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है तो उसे हम एनडीपी कहते हैं, ठीक है। किसको? मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन। अब ये सर डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास होता क्या है? मूल्यह्रास यानी कि किसी भी सामान में जो घिसावट आई, जो कमी आई है, जो टूट फूट आई है, उसमें जो किराया खर्च हुआ है, उसे बनाने में जो खर्चा आया है, उसको जब निकाल दिया जाता है, उसे माइनस कर दिया जाता है, तो वो हमारी शुद्ध जीडीपी बचती है, ठीक है। तो वो हमारी एनडीपी बचती है, शुद्ध यानी कि शुद्ध पैसा बचता है, ठीक है। जैसे सपोज आपके घर की इनकम, आपके घर की इनकम है, तो आपके घर की जो इनकम है वो बहुत सारी चीजों से, नौकरी से पैसा आ रहा है, खेती से आ रहा है, किराए से पैसा आ रहा है या ब्याज से पैसा आ रहा है, तो वो सारा पैसा घर पे आया, वो क्या हो गया? जीडीपी। वो पैसा हो गया जीडीपी। अब उस पैसे में से जो आपने पैसा कमाया होगा, आप जॉब करने जाते हैं तो ऑटो से आप मान लो जाते हैं या बाइक से जाते हैं, तो आप उसमें पेट्रोल खर्च हो रही होगी, तो पेट्रोल में खर्चा आया, किराए में खर्चा आया, या जो आपने मान लो रेंट दिया, तो रेंट दे रहे होंगे आप, तो बिजली का खर्चा जा रहा होगा, साफ सफाई वगैरह का खर्चा जा रहा होगा। उसके बाद में आपकी इनकम मान लो खेती से है, तो खेती में आपने मान लो गेहूं का प्रोडक्शन किया या चावल का प्रोडक्शन किया, तो उसके लिए आपने पहले इरिगेशन किया होगा, यानी कि सिंचाई की होगी। सिंचाई के बाद में आपने उसमें दवाइयाँ लगाई होंगी, बीज डाला होगा, फिर उसे ट्रैक्टर से बोया होगा, तो उसमें क्या है? बहुत उसमें खर्चा आया ना। तो उस खर्चे को जब निकाल दिया जाता है, जो जीडीपी, कुल जीडीपी होती है, उसमें से जब उस खर्चे को माइनस कर दिया जाता है, उस घिसावट को माइनस कर दिया जाता है, टूट फूट को माइनस कर दिया जाता है, तो उसे हम एनडीपी कहते हैं। यानी कि वो आपके पास शुद्ध पैसा बचता है, यानी कि आपने सब जगह से पैसा कमाया और उसमें जो उस पैसे को कमाने में जितना आपका खर्च आया वो खर्च आपने निकाल दिया, उसके बाद आपके पास शुद्ध पैसा बचा कि इतना पैसा हमारे पास बचा है, उसे हम एनडीपी कहते हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। व्हाट इट? क्या होता है एनडीपी? यानी कि शुद्ध आय, घरेलू शुद्ध आयु, ठीक है। एक मिनट।
ठीक है, तो क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि एक बरस में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में से अगर मूल्य ह्रास घटा दिया जाए तो एनडीपी कहलाती है। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष, क्या, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं, उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों में से मूल्य ह्रास घटा दिया जाता है। ठीक है, मूल्य ह्रास घटा दिया जाता है, यानी कि डेप्रिसिएशन को निकाल दिया जाता है, उसे हम एनडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनडीपी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, एनडीपी। ठीक है, समझ में आया, एनडीपी यानी कि आपके घर की जो कुल जीडीपी थी, जो आप जगह जगह से पैसा कमा रहे थे, आपके देश की जो जीडीपी थी, आपके राज्य की जो जीडीपी थी, जो पैसा आ रहा था, उस पैसे को कमाने के लिए बहुत सारा खर्चा आया होगा, बहुत सारी टूट फूट हुई होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ों की मशीनें थी तो उनकी घिसावट हुई होगी, मशीनों की घिसावट हो रही है या किसी भी चीज़ की कमी हो रही है, तो उसको जब माइनस कर दिया जाता है तो उसे हम एनडीपी कहते हैं। ठीक है, एनडीपी का फॉर्मूला क्या होगा, एनडीपी के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि जो कुल जीडीपी थी, क्या, कुल जीडीपी यानी कि कुल पैसा था, उसमें से मूल्य ह्रास, क्या, मूल्य ह्रास ठीक है, मूल्य ह्रास मतलब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। ठीक है, यानी कि जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है तो उसे हम एनडीपी कहते हैं। बहुत छोटी चीज है, ज्यादा हवाबाजी नहीं बनानी कि कठिन है या ऐसी है, बहुत छोटी है, यानी कि जीडीपी में से घिसावट, किराया वगैरह, टूट फूट सब कुछ जो निकालने के बाद शुद्ध पैसा बचता है वो एनडीपी कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, एनडीपी कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे जीएनपी के बारे में। जो नेक्स्ट हमारा होगा टॉपिक वो होगा जीएनपी। ठीक है, जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, घरेलू तो डोमेस्टिक पे होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, क्या बोलेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी। ठीक है, क्या, जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सर ये जीएनपी क्या होती है, यानी कि जो हमारे देश की कुल जीडीपी है, हमारा देश यानी कि हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है किसके द्वारा, भारतीयों के द्वारा चाहे विदेशियों के द्वारा, भारत में जो चीज बन रही है, चाहे कोई सेवा बन रही है, चाहे कोई भी वस्तु बन रही है, चाहे भारत के लोग बना रहे हैं उसे, चाहे विदेश के लोग बना रहे हैं, बट बने भारत में, तो उसे हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, अब जो काम भारत के बाहर हो रहे हैं, हमारी बहुत सी कंपनियां भारत के बाहर काम कर रही हैं,
बहुत से लोग भारत के बाहर नौकरी कर रहे हैं, बहुत से लोग भारत में भारत के बाहर अपना इंडिविजुअली कोई छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, बाहर पैसा जो कमा रहे हैं, बाहर वस्तुएं जो बना रहे हैं, बाहर जो सेवाएं दे रहे हैं भारत के लोग किसी दूसरे देश में, यानी कि भारत के बाहर भारत के लोग, अपने देश के लोग यानी कि इंडिया के लोग किसी दूसरी कंट्री में अपना कोई व्यापार कर रहे हैं, अपनी कोई कंपनी लगी है, या भारत सरकार की कोई कंपनी लगी है, कोई फैक्ट्री लगी है, या भारत के लोग वहां जॉब कर रहे हैं, या अपना कोई इंडिविजुअल छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां से जो इनकम होगी, वहां से जो चीजों का प्रोडक्शन होगा, वहां से जो राष्ट्रीय आय होगी, वो जीएनपी कहलाएगी। ठीक है, भारत की जीडीपी और भारत के बाहर जो पैसा कमाए वो वाली जीडीपी, यानी कि उन दोनों को जब ज्वाइंट कर दिया जाता है, इन दोनों को मिला के हम जीएनपी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर बताऊं मैं, यानी कि ये इंडिया है, क्या है ये, सपोज इंडिया है, सपोज नहीं, मैं नेक्स्ट नक्शा बना ही रहा हूं। ठीक है, ये इंडिया है और ये बहुत सारी और बाहर की कंट्री है जहां भारत प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, यहाँ भारत प्रोडक्शन कर रहा है इन सब कंट्रियों में, इनमें कर रहा है, यानी कि इस जितनी भी नीचे की कंट्री है इन सब में क्या है, भारत अपना प्रोडक्शन कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है। तो ये जो बाहर की इनकम होती है, देश के बाहर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको और जीडीपी दोनों को जब ऐड कर दिया जाए तो उसे हम जीएनपी कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, जीएनपी कहेंगे। एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा देश के बाहर या देश के भीतर, देश की सीमा के अंदर कुल किया गया उत्पादन जीएनपी कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के बाहर, देश की सीमा के बाहर, ठीक है, देश की सीमा के बाहर ठीक है, देश की सीमा के बाहर तथा देश की सीमा के अंदर, तथा देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन जीएनपी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, जीएनपी कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में, एक साल में क्या, एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के बाहर तथा देश की सीमा के अंदर वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन जीएनपी कहलाता है। ठीक है, जीएनपी कहलाता है। गॉट इट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं जीएनपी के फॉर्मूला की बात करूं तो जीएनपी का फॉर्मूला क्या होगा, जीएनपी का फॉर्मूला ऐसे ही समझ में आना चाहिए, यानी कि कुल जीडीपी, यानी कि देश के अंदर जो प्रोडक्शन किया गया वो क्या होता है, जीडीपी। तो जीडीपी प्लस देश के बाहर जो चीजें गई हैं या देश के बाहर जो चीजें आई हैं, देश के बाहर से जो चीजें आई हैं या देश के बाहर जो चीजें गई हैं उनको जब माइनस कर दिया जाता है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को घटा दिया जाता है, उसके बाद जो समेशन बचता है उसको जो जीडीपी में ऐड कर दिया जाता है उससे हम जीएनपी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, जीएनपी, क्या बोलेंगे उसे हम, जीएनपी। ये इसका फॉर्मूला है, ये याद रखना है। यहां एक्स और एम क्या है, एक्स और एम क्या है, एक्स है एक्सपोर्ट, यानी कि भारत के बाहर, यानी कि देश के लोगों के द्वारा विदेश में भेजी गई वस्तुएं।
ठीक है, देश के लोगों के द्वारा विदेश में, देश के लोगों के द्वारा विदेश से भेजी गई वस्तुएं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्स, यानी कि एक्सपोर्ट। ठीक है, देशवासियों के द्वारा विदेश में कोई भी अर्जित आय की गई है उसे हम एक्स कहेंगे। किसके, देशवासियों के द्वारा, देशवासियों के द्वारा विदेश में अर्जित आय, विदेश में अर्जित आय, यानी कि जो हमारे देश के लोग हैं उन्होंने विदेश में जो भी आय अर्जित की है उसे हम एक्स कहेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट इसे बोलते हैं। एम क्या है, यानी कि एम क्या है, यानी कि भारतीयों, विदेशियों के द्वारा भारत में अर्जित की गई आय। ठीक है, विदेशियों के द्वारा क्या, विदेशियों के द्वारा भारत में अर्जित की गई आय, विदेश के जो लोग हैं उनके द्वारा भारत में अर्जित की गई आय। ठीक है, भारत में अर्जित की गई आय, विदेश के लोग भारत में जो अर्जित कर रहे हैं, चीजों को कमा रहे हैं, उसे हम इंपोर्ट यानी कि एम के नाम से जानते हैं। हमारे देश के लोग जो बाहर कमा रहे हैं उसे हम एक्स बोलेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट के नाम से। ठीक है, ये हो गई जीएनपी। जीएनपी क्या होती है, यानी कि विदेश में जो लोग काम कर रहे हैं हमारे यहाँ के, वहां प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहां पर क्या है, सर्विसेज दे रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, उनसे जो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, प्लस जो हमारे देश की जीडीपी है, जो हमारे देश की प्लस हमारे देश की जो जीडीपी है उसको इसमें ऐड कर दिया जाता है, तो उससे हम जीएनपी बोलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एनएनपी। क्या है, एनएनपी। एनएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एनएनपी की फुल फॉर्म की बात करें हम तो नेट नेशनल प्रोडक्ट के नाम से इसे जाना जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है, जैसे हमने एनडीपी को पढ़ा था, जैसे एनडीपी को पढ़ा था वैसे ही एनएनपी होती है। एनडीपी क्या थी, यानी कि जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है, यानी कि डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है, तो वो क्या कहते थे, डी एनडीपी कहलाती थी। वैसे ही जीएनपी में से जब मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है तो वो एनएनपी कहलाती है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या देश की जो कुल आय है, कुल आय है, चाहे विदेश से आ रही है चाहे देश से आ रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, जीएनपी। और उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, मूल्य ह्रास को निकाल देते हैं, घिसावट को निकाल देते हैं। मूल्य ह्रास क्या होती है, यानी कि घिसावट को निकाल दिया, टूट फूट को निकाल दिया, किराया भाड़ा जो कुछ भी था उन सब चीज को माइनस करके जो कुल हमारे पास पैसा बचता है उसे हम एनएनपी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और यही एनएनपी जो होती है इसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। इसी को हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं, किसको, एनएनपी को। इसी एनएनपी को जो हमारी राष्ट्रीय आय है वो निकल के आती है, यानी कुल पैसा निकल के आता है, शुद्ध मनी। ठीक है, टॉपिक, ये हमारा टॉपिक है एनएनपी। अब ये क्या होता है, यानी कि जीएनपी में से, यानी कि शुद्ध जो सकल घरेलू उत्पाद था, क्या होगा, यानी कि एक वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष, यानी कि एक मिनट मैं सीधा लिख देता हूं, यानी कि जीएनपी में, जीएनपी में से, जीएनपी में से मूल्य ह्रास, क्या, मूल्य ह्रास, यानी कि डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, को घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, उसे हम एनएनपी कहते हैं। ठीक है, उसे एनएनपी कहा जाता है, एनएनपी, एनएनपी कहा जाता है। ठीक है, उसे हम एनएनपी कहते हैं। एनएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है किसे? एनएनपी को। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? किसका? एनएनपी का। एनएनपी के फॉर्मूले की बात करें तो जब जीएनपी में से, जीएनपी में से मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन, किसको? डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है, डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनएनपी बोलते हैं। ठीक है, इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? विजिबल होगी। ठीक है, एनएनपी का फॉर्मूला समझ में आया? यानी कि जब जीएनपी में से मूल्यह्रास को निकाल दिया जाता है तो उसे हम एनएनपी कहते हैं। ठीक है, एनएनपी जो होती है ये शुद्ध राष्ट्रीय आय भी होती है। राष्ट्रीय आय यही होती है, क्योंकि अब कैसे होगी एनएनपी राष्ट्रीय आय? कुल राष्ट्रीय आय कैसे होगी? यानी कि सबसे पहले आप याद करो जीडीपी। जीडीपी यानी कि पूरे देश की जो आय थी, यानी कि जो सेवाएं हमने दी थी या जो वस्तु थी, उनका सारा पैसा एक साल में, चाहे देश के लोगों ने कमाया चाहे विदेश के लोगों ने, तो कुल पैसा जीडीपी का। ठीक है, उसमें से जब हमने चीजों को घटा दिया, टूट फूट किराया वगैरह जिनको घटा दिया, तो वो क्या बचा? एनडीपी। फिर जीएनपी आया। जीएनपी ने क्या किया कि विदेश में हमारे देश के लोगों ने जो भी प्रोडक्शन किया, जो भी उत्पादन किया, उसका कुल मनी रखा, और जो हमने एनडीपी था उसको ऐड कर लिया, तो वो क्या बन गया? जीएनपी। अब वो कुल पैसा हो गया देश का। अब उस कुल पैसे में से, कुल पैसे में से हमने मूल्यह्रास को घटा दिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन निकाल दिया, तो अब सारा कुछ कट के शुद्ध पैसा बच गया हमारे पास कि ये इतना पैसा हमारे पास आया है। जीडीपी, जीएनपी सब कुछ जोड़ के जो कुल पैसा आया है वो एनएनपी हो गया। एनएनपी हो गया। एनएनपी को ही हम नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। एक मिनट, ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई आपके? बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ेंगे पीपीपी के बारे में। पीपीपी के बारे में तो शायद हमने एक बार पढ़ भी लिया है। किस में पढ़ा था? आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में पढ़ा था। आज फिर पढ़ेंगे पीपीपी। ठीक है, पीपीपी क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी। क्या बोलते हैं इसे? परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी। अब ये होता क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी को हम क्रय शक्ति क्षमता के नाम से भी जानते हैं। क्रय शक्ति क्षमता। ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता के नाम से भी हम जानते हैं। क्रय शक्ति क्षमता क्या होता है? पीपीपी होती क्या है? पीपीपी ये आईएमएफ के द्वारा इसे लागू किया गया है और पीपीपी को आईएमएफ ही कंट्रोल करता है। इसमें ये चीजें देखी जाती हैं कि एक देश दूसरे देश की कंपैरिजन में कितनी चीजों का प्रोडक्शन कर रहा है, यानी एक देश की करेंसी दूसरे देश में कितनी चीजों को प्रोडक्शन कर पा रही है। उन्हें इसकी ताकत को देखा जाता है, एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ में। ठीक है, यानी कि उसकी परचेजिंग पावर देखी जाती है एक देश की करेंसी की दूसरे देश की करेंसी के बराबर में। ठीक है, क्या देखी जाती है? परचेजिंग पावर।
क्रय शक्ति यानी कि उसकी क्षमता का पता चलता है तो उसे हम क्रय शक्ति कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, यानी कि एक देश की मुद्रा, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में, दूसरे देश की मुद्रा का परचेजिंग पावर, दूसरे देश की मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता को बताता है। दूसरे देश की मुद्रा की क्रय क्षमता बताता है, परचेजिंग पावर बताता है। इसे आईएमएफ के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा? आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, इसे आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इससे जो मापा जाता है, इसकी जो पावर मापी जाती है, एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के कितने ताकतवर है, कितनी चीजों को खरीद सकती है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है। इसे अमेरिकी डॉलर, जो अमेरिका का डॉलर है, उसकी कंपैरिजन की जाती है दूसरे देश की करेंसी से, और फिर ये देखा जाता है कि ये जो करेंसी है उतने रुपए में क्या उतनी चीजें खरीद पा रही है जितने में डॉलर खरीद रहा है। भारत की करेंसी जो 100 रुपए में खरीद रही है, क्या दूसरे देश की करेंसी क्या उतने रुपए में खरीद सकती है? यानी कि भारत में जो चीज 100 की मिल रही है, वो चीज बांग्लादेश में कितने की मिल रही है, नेपाल में कितने की मिल रही है, अमेरिका में कितने की मिल रही है, ऑस्ट्रेलिया में कितने की मिल रही है, तो उसकी परचेजिंग पावर देखी जाती है, उसे हम पीपीपी कहते हैं। ठीक है, इसे अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है। ठीक है, किसमें? अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है। पीपीपी में भारत अभी तीसरे स्थान पर है। पहले पे कौन है? चाइना। दूसरे पे कौन है? अमेरिका। तीसरे पे कौन है? इंडिया। ठीक है, पीपीपी में भारत तीसरे स्थान पर है विश्व में। पीपीपी में भारत तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर है। ये परचेजिंग पावर बताता है। पीपीपी में भारत तीसरे स्थान पर है विश्व में। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी की बात करें तो टर्मिनोलॉजी में एक चीज और आती है, इसमें एक और चीज है, उसके बाद टर्मिनोलॉजी के बारे में समझेंगे। एक टॉपिक और है हिंदू वृद्धि दर। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर। ये हिंदू वृद्धि दर क्या है? हिंदू वृद्धि दर भी देश की जीडीपी को बताती है। क्या? हिंदू वृद्धि दर भी देश की जीडीपी को बताती है। हिंदू ग्रोथ रेट। ठीक है, हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है? क्या? हिंदू ग्रोथ रेट ये भी देश की जीडीपी को बताती है। ठीक है, ये भी देश की जीडीपी को बताती है। कैसे बताती है? यानी कि जो 1950 से लेकर के 1980 तक का जो समय रहा है, उसे हिंदू वृद्धि दर कहा गया है। यानी कि 1950 से लेकर के 1980 के समय की जो जीडीपी है, उसे हिंदू वृद्धि दर कहा गया है कि ये उसके हिसाब से इसने तरक्की की है। उस समय देश था वो बहुत कट्टरपंथी पे था, यानी कि हिंदुत्ववादी था, इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसे हिंदू वृद्धि दर कहा गया था।
ठीक है। तो ये जो 1985 और 1980 के समय जो जीडीपी रही थी वो बहुत ही स्लो रही थी, जो इकोनॉमी रही थी वो बहुत ही स्लो उसने काम किया था, बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग की थी। तो इसे हम वृद्धि, हिंदू वृद्धि दर कहते हैं, हिंदू ग्रोथ रेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? हिंदू ग्रोथ रेट। तो ये 1950 से लेकर के 1980 के समय, 1980 का जो समय है, जो धीमी आर्थिक गति है, 1980 के समय की धीमी आर्थिक गति को हम हिंदू वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, क्या है? भारत की 1950 से 80 के दशक की धीमी आर्थिक गति। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, भारत की 1950 से लेकर के, भारत की 1950 से 1980 के समय की धीमी आर्थिक वृद्धि, धीमी आर्थिक वृद्धि, धीमी आर्थिक वृद्धि, धीमी आर्थिक वृद्धि मतलब करीब 4%, उस समय करीब 4% की थी। जो हिंदू ग्रोथ रेट थी वो करीब 4% की थी। ठीक है, तो धीमी आर्थिक वृद्धि करीब 4% की धीमी आर्थिक वृद्धि को हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है, को हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर, हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर की बात करें तो इसे जो सबसे पहले यानी कि 1978 में इसे सबसे पहले काउंट किया गया था। इसकी जो कैलकुलेशन थी, इसका जो मेजरमेंट था वो 1978 में राजकृष्णा के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसे 1978 में, ठीक है, जो हिंदू वृद्धि दर थी इसे 1978 में, इसे 1978 में राजकृष्णा, इसे 1978 में राजकृष्णा के द्वारा, 1978 में राजकृष्णा के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, प्रतिपादित किया गया था। हिंदू वृद्धि दर को किसने प्रतिपादित किया था? राजकृष्णा ने। कब किया था? 1978 में, 1978 में हिंदू वृद्धि दर को प्रतिपादित किया गया था राजकृष्णा के द्वारा। ये उस समय की सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि थी, सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि थी। और उस समय जो देश था, उस समय जो देश काम कर रहा था वो जो हिंदू रीति रिवाज है उनके आधार पर चीजों को काम, उन सब चीजों को करता, साइंस वगैरह पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो इन चीजों को हमने धीमी आर्थिक वृद्धि कहा था। कब से कब तक का समय? 1950 से लेकर के 1980 का समय। इसे 1978 में राजकृष्णा के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, कुछ चीजें जो इससे अलग हैं। जैसे एक वर्ड आता है प्राज्यूज आय, ये काफी पूछा जाता है। प्राज्यूज आय, प्राज्यूज आय क्या होता है? यानी इसे हम इंग्लिश में डिस्पोजल इनकम कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पोजल, एक मिनट, डिस्पोजल इनकम। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिस्पोजल इनकम। डिस्पोजल इनकम क्या होता है? डिस्पोजल इनकम की हम बात करें तो जब क्या होता है, कुल मनी में से जो पैसा है आपके पास उसमें से टैक्सेस को घटा दिया जाता है। जो आपकी आय है उसमें से टैक्सेस को निकाल दिया जाता है, उससे हम प्राज्यूज आय कहते हैं। यानी कि व्हाइट मनी, जो भी व्हाइट मनी होती है उसे हम प्राज्यूज आय कहते हैं। ठीक है, क्या होगी तो इसकी फुल फॉर्म, डेफिनेशन, सॉरी, क्या होगा? यानी कि कुल आय में से, यानी आपकी जो कुल आय है, क्या है? कुल आय है,
उस आय में से जब टैक्सेस को घटा दिया जाता है, कुल आय में से जब टैक्सेस को हटा दिया जाता है, टैक्सेस को घटा दिया जाता है, ठीक है, टैक्सेस को हमने घटा दिया, टैक्सेस को घटा दिया जाता है, टैक्सेस को हमने घटा दिया तो उसे हम डिस्पोजल इनकम कहेंगे, यानी कि प्राप्य आय कहेंगे। यह पूरी तरह से बाहर मनी होती है, ठीक है, इसकी मैं बात करूं तो यह पूरी तरह से बाहर मनी होती है। एक मिनट, ये क्या हो गया भाई, क्या यह पूरी तरह से जो डिस्पोजल इनकम होती है किसी भी व्यक्ति की, उससे डिस्पोजल इनकम को हम वाइट मनी कहते हैं, ठीक है, यह पूरी तरह से वाइट मनी होती है। वाइट मनी मतलब नो भ्रष्टाचार, नो विदाउट टैक्सेस मनी, ठीक है, ये क्या है, फुली टैक्सेस, ये फुली टैक्सेस है, यानी कि यह पूरी तरह से वाइट मनी होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राप्य आय बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है, स्थिर कीमत। स्थिर कीमत क्या होती है, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसे आधार वर्ष पर काउंट किया जाता है। और एक और चीज पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के पर्पस से, यानी कि आपने राष्ट्रीय आय के बारे में अभी तक पढ़ा है, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती हैं। जैसे मान लो हमने कोई पुरानी कार खरीद ली, या हमने मान लो कोई भी व्यक्ति है जो अपने यहाँ जॉब पे रख लिया, या कोई और ऐसी चीजें, कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। तो राष्ट्रीय आय में शामिल किसे किया जाता है, तो उससे और समझ लेते हैं हम, यानी कि राष्ट्रीय आय में शामिल की जाने वाली कुछ चीज वस्तुओं के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। क्या राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय में शामिल न किए जाने वाली, न किए जाने वाली वस्तु, ठीक है, क्या राष्ट्रीय आय में चीजों को शामिल न किए जाने वाली वस्तुएं। अब वो वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं, वो वस्तुएं कौन कौन सी होंगी, उन वस्तुओं की बात करें तो सबसे पहले आती हैं पुरानी वस्तुएं। पुरानी वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, पुरानी वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, यानी कि कोई भी पुरानी चीज है उस पुरानी चीज को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। जैसे कौन सी चीज है जिसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर सकते, पुरानी चीज, जैसे मान लो आपने कोई पुरानी कार खरीदी, क्या आपने कोई पुरानी कार खरीदी है तो उसके जो मनी है, उसका जो पैसा है, यानी कि पुरानी कोई भी चीज है, जैसे मैंने कार खरीद ली मैंने, तो कार है तो कार को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। या आपने कोई पुरानी और चीज खरीद ली, मान लो मोबाइल खरीद लिया, हमने फोन खरीद लिया, तो ये पुरानी चीज है, पुरानी जो वस्तु है उसे बेचते हैं, उसकी चीजों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। जैसे आपने पहले मान लो किताबें खरीदी होंगी, बहुत छोटे पे क्या है, किताबें खरीदी होंगी, तो क्या आपने कोई पुरानी किताब खरीद ली तो इस किताब को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। आपने मान लो पुराना कंप्यूटर खरीद लिया या लैपटॉप खरीद लिया, क्या कंप्यूटर आपने मान लो खरीद लिया आदि, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो पुरानी है उसको कोई भी खरीद बिक्री करता है तो उसके मूल्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, उसकी चीजों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। उसके बाद कोई घरेलू सेवाएं देता है, यानी कि कोई भी
घरेलू सेवाएं देता है उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा क्या है हमारा, यानी घरेलू सेवाएं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। कौन सी वाली? घरेलू वाले, जो आपके घर पर काम करते हैं लोग, घरेलू सेवाएं, यानी कि घरेलू सेवाएं जो आपको दे रहा है, घरेलू सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, शामिल नहीं किया जाता है। जैसे आपका कोई भी ड्राइवर है, आपके पास गाड़ी है, आपने कोई एक ड्राइवर रख लिया, तो इस ड्राइवर होगा, उसकी जो इनकम होगी, आप उसे जो पैसे दे रहे हैं, तो उसके पैसों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। आपके यहाँ पर कोई खाना बनाने आ रहा है, आपने खाने वाले को रख लिया है, आपके यहाँ कोई कपड़े धोने आ रहा है, या आपके यहाँ पर कोई भी ट्यूशन देने आ रहा है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आ रहा है, यानी कोई ऐसा काम जो घर पर रह करके सेवाएं दे रहा है, तो उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा, ड्राइवर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ड्राइवर हो गया। जैसे ड्राइवर हो गया, ड्राइवर के बाद ड्राइवर हो गया, जैसे मान लो कोई आपके यहाँ होम ट्यूशन दे रहा है, क्या होम ट्यूशन वाला हो गया। ठीक है, होम ट्यूशन वाला कोई व्यक्ति सर्विस दे रहा है आपको, या आप ड्राइवर हो गया, या होम ट्यूशन वाला हो गया, या कोई भी व्यक्ति मान लो खाना बनाने वाला है, बर्तन धोने वाला है, या घर की साफ सफाई करने वाला है, या कोई माली है, तो इन लोगों की जो आय होती है, इन लोगों की जो इनकम होती है, उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो हस्तांतरण भुगतान होते हैं, हस्तांतरण भुगतान कौन से भुगतान होते हैं? ये यानी कि पैसे का यहाँ लेन देन होता है छोटे स्तर पर। हस्तांतरण भुगतानों को ठीक है, क्या हस्तांतरण जो भुगतान होते हैं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है, जैसे यानी कि हस्तांतरण भुगतान क्या होते हैं? जहां पर आपको कोई पेंशन मिल रही है, क्या मिल रही है? पेंशन है, आपको पेंशन मिल रही है, क्या पेंशन मिल रही है, उसके जो पैसे हैं वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको कोई वेतन भत्ता मिल रहा है, वेतन या भत्ता मिल रहा है कोई, तो उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी स्कॉलरशिप मिल रहा है, क्या मिल रहा है? स्कॉलरशिप। ठीक है, क्या मिल रहा है? वजीफा मिल रहा है, वजीफा मिल रहा है, तो वजीफा आपको जो मिला है, स्कॉलरशिप आपको मिली, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाएगी। ठीक है, ये चीजें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती हैं। उसके बाद हम बात करें तो जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, कौन सी? मध्यवर्ती वस्तुएं, उनको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ये मैंने कल भी बताया था आपको। चौथा कौन सा होगा? यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है, मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती हैं उन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं, ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे मध्यवर्ती वस्तु कौन सी होती है? यानी कि जो वस्तुएं दूसरे सामान को बनाने में उपयोग की जाती हैं,
जो वस्तुएं दूसरे सामान को बनाने में उपयोग की जाती हैं उन्हें हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं? एक चीज और लिख लो, यानी कि मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता जबकि अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, जबकि अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, शामिल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, ठीक है, यानी कि चीजों को शामिल किया जाता है। अंतिम जो वस्तु होती है उन्हें हम शामिल करते हैं और जो मध्यवर्ती हैं उन्हें हम शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं यानी कि मध्यवर्ती की जो वस्तुएं और अंतिम वस्तु। मध्यवर्ती वस्तुओं की बात करें तो मध्यवर्ती कौन सी होंगी? जैसे मैंने कल आपको बताया था, जैसे लोहे के बारे में मैंने बताया था, लोहे से क्या बना? मान लो कार बनी, तो फिर हम कार के ही प्राइस यानी कि कार को ही हम राष्ट्रीय आय में शामिल कर लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लो लोहे पर लगाया हमने, लोहे को मध्यवर्ती वस्तु में रखा तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया, उस पर टैक्स वगैरह लगाए। फिर मान लो लोहे से कार का कोई पार्ट बना, उस पर लगाए, फिर उस पार्ट से कार बनी। तो इससे अच्छा ये है कि डायरेक्ट कार पर ही हम टैक्स लगाए थे और उसी को राष्ट्रीय आय में शामिल कर लेते हैं। तो जो मध्यवर्ती वस्तु होती हैं इनके जो प्राइस होते हैं इनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, इनके जो प्राइस होते हैं उन्हें हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। जैसे मैंने और एक और एग्जांपल दिया था, आटा। अब मान लो आटे पे हम लगाए, मान लो आटे से बन गई ब्रेड। क्या बन गई? ब्रेड। अब आटा है तो आटा किससे बना? गेहूं से बना, फिर आटा बना, फिर आटे से ब्रेड बना। तो अब हम फिर क्या देखते हैं? फाइनल गुड्स को ही देख लेते हैं। हमने ये बोलते हैं कि अब हम ये करेंगे कि जो फाइनल गुड होगी उस पर हम डायरेक्ट टैक्स लगाएं, उससे हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। अब गेहूं को पहले राष्ट्रीय आय में शामिल करो, उस पर टैक्स वगैरह लगाओ, फिर आटे को राष्ट्रीय आय में शामिल करो, फिर उस आटे से ब्रेड बन रहा है उसको करो, फिर वो मार्केट में जाए तो बहुत ज्यादा झंझटबाजी हो जाती है। तो उस चीज को खत्म करते हुए फिर ये कहा जाता है कि भाई साहब हम लास्ट में ही देखेंगे। तो जो अंतिम वस्तु होती है उस अंतिम वस्तु को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है, अंतिम वस्तु को राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाता है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल दिया था मैंने लकड़ी का। लकड़ी से मान लो क्या बनेगा? फर्नीचर बन गया। ठीक है, लकड़ी से क्या बन गया? फर्नीचर। लकड़ी से फर्नीचर बन गया तो क्या अब हम लकड़ी को भी राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे? नहीं करेंगे। लकड़ी को करो, फिर लकड़ी से कोई एक छोटा सा पार्ट बनाया उसको करो, फिर उस पार्ट से एक बड़ी कोई टेबल बनाई उसको करो, या फर्नीचर कोई भी है तो उसको करें तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, बहुत ज्यादा समस्याएं क्रिएट होंगी। तो फिर बाद में क्या होता है कि जो अंतिम वस्तु होती है उसी को हम डायरेक्ट देखते हैं कि हम इसी को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, लकड़ी को शामिल नहीं करेंगे। तो क्या है कि हर चीज पर टैक्स नहीं लिया जाता है। अंतिम जो वस्तु होती है उस अंतिम वस्तु को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, उसी पर टैक्स लिया जाता है, उसी पर टैक्स हटाया जाता है, उसी की कीमतों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये टॉपिक यहाँ आज खत्म हो गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आय हमारा टॉपिक अब खत्म हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।